अब 1 मिनट चुप हो जाओ। चलो अब इसमें आपको स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा सॉइल वाटर के बारे में पढ़ना है। पेडोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल, एंड पेडोजेनेसिस, इट इज द डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल का डेवलपमेंट क्या है? एक बड़े रॉक से सॉइल में इसका कन्वर्जन, प्लस इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बाद सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, ये सारा का सारा जो है ना वो सॉइल डेवलपमेंट में है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सॉइल में कितने टाइप के वाटर हो सकते हैं ये स्टडी करना है। 3 है, काउंट करते चलो। एक रनवे वाटर है जो आफ्टर हैवी इरिगेशन या फिर रेनफॉल, इस पे जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो अलोंग स्लोप ये यहाँ से जो है फ्लो हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली जो यहाँ से फ्लो आउट हो गया है तो कभी भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रनवे वाटर। एक टाइप का वाटर होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सॉइल पार्टिकल से फिल्टर होता हुआ बिल्कुल प्रीवियस रॉक तक पहुंच जाता है। इसको भी हम कहते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर। दिस टाइप ऑफ वाटर इज ऑल्सो अनअवेलेबल टू द प्लांट। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, एक आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी इतना टाइटली पैक्ड होता है वाटर सॉइल पार्टिकल में कि ये भी प्लांट्स को अनअवेलेबल है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें केमिकल कंबाइंड वाटर। देखो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ना सॉइल में, और वाटर से अगर वो कंबाइन कर जाए तो उनके हाइड्रेट्स बना लेंगे, तो ये भी जो होता है वो प्लांट्स को अनअवेलेबल है। केवल और केवल कैपिलरी वाटर जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो ये जो है केवल प्लांट को अवेलेबल है। इससे कैपिलरी वाटर पे ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट, तो कैपिलरी वाटर। ठीक है, चलो इसमें एक आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या है? किसी भी फील्ड की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, किसी भी फील्ड की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो जो फील्ड में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, ये 5 टाइप के आपने वाटर पढ़े हैं, इनमें से कौन सा जो है वो फील्ड कैपेसिटी बनाएगा? केवल रनवे वाटर आप हटा दो और ग्रेविटेशनल वाटर हटा दीजिए, बाकी भले चाहे प्लांट्स को अवेलेबल हो या अनअवेलेबल हो, है तो सॉइल में ना, इसलिए इनको यहाँ पे कंसीडर किया गया फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सॉइल, यानी इसमें आप कहोगे केमिकल कंबाइंड वाटर भी है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी है और कैपिलरी वाटर भी है। ठीक है, ये बनाता है इसका फील्ड कैपेसिटी। और एक टर्म आता है यहाँ पे विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट क्या है? हाँ, इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एट विच प्लांट शोज विल्टिंग। जैसे प्लांट विल्टिंग शो करे, इसे कहते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई प्लांट विल्ट हो रहा है तो सॉइल में वाटर एकदम खत्म हो चुका है। ऐसा हो सकता है ना कि उसका वाटर पोटेंशियल सॉइल का वो रूट के कंपैरेटिवली क्या हो गया हो, कम हो गया हो, तो उस कंडीशन में इतना कम वाटर है कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी। वाटर पोटेंशियल फील्ड कैपेसिटी पे जब आप देखेंगे तो -15 बार्स हो जाएगा, और अगर यही वाटर पोटेंशियल आप लोग यहाँ फील्ड कैपेसिटी पे है ना, तो फील्ड कैपेसिटी पे वाटर पोटेंशियल -0.1 बार, और अगर यहाँ विल्टिंग कोफिशिएंट पे देखेंगे तो -15 बार। ये फील्ड कैपेसिटी पे वाटर पोटेंशियल है, यानी अगर -0.1 बार है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा अमाउंट है,
क्योंकि ह्यूज अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 0 है, तो -0.1 बार मतलब सफिशिएंट वाटर है उसमें। लेकिन अगर आपने कहा -15 बार से, तो ये वाटर डेफिशिएंसी है, ठीक है। जनरली प्लांट इस पे बिल्डिंग शो करता है। एक टर्म इसमें आती है वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन क्या है? पानी में सॉइल नहीं बढ़ना, सॉइल में पानी बढ़ जाना, है ना। आपको बताना है सॉइल वाटर बियॉन्ड फील्ड कैपेसिटी। बियॉन्ड फील्ड कैपेसिटी जो एक्सेस वाटर हो जाता है सॉइल में, इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या है? मार्शी सॉइल, दलदल वाली जमीन, है ना। लेकिन ये सॉइल जो है, ये जो वाटर है, ये प्लांट्स को अनअवेलेबल है। इतना ज़्यादा वाटर है कि प्लांट को ये अनअवेलेबल है, यानी इसको यहाँ पे फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा गया। इतना वाटर होने के बावजूद भी प्लांट इसमें अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसको यहाँ पे फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल पे क्वेश्चन आया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी पे आया हुआ है, और विल्टिंग कोफिशिएंट में भी एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, और कैपिलरी वाटर केवल अवेलेबल है, इस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको ये नोट करना है, फटाफट इसको नोट कर लो। पहले यहाँ लिखो पीडोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ सॉइल। लॉगॉस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ सॉइल। पीडोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पे सॉइल वाटर, सॉइल वाटर में रनवे वाटर, रनवे वाटर मतलब अलॉन्ग स्लोप जो यहाँ से रन ऑफ हो जाए। दूसरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये जो है एकदम बिल्कुल डीपली चला जाए प्रीवियस रॉक पे, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। नाउ केमिकली कंबाइंड वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर। देन इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब ये मतलब मॉइस्चर प्लांट उसमें सॉइल में ही है, लेकिन इतना टाइटली पैक है कि ये भी प्लांट को अनअवेलेबल होगा। केवल और केवल कैपिलरी वाटर ही प्लांट को अवेलेबल है, कैपिलरी वाटर ओनली अवेलेबल टू प्लांट्स। चलो इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे डाल दीजिएगा नीट, और यहाँ से यहाँ तक अनअवेलेबल टू प्लांट्स। अनअवेलेबल टू द प्लांट्स। यहाँ पे केवल रनवे वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर को आप इसमें छोड़ देंगे तो ये बनाता है यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी। चलो नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ इसको नोट कर लीजिए।
अमाउंट ऑफ सॉइल एट फील्ड, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, ये इसकी फील्ड कैपेसिटी है। नेक्स्ट इसमें फील्ड कैपेसिटी पर वाटर पोटेंशियल कितना होगा, -0.1 बार, इसको नोट कर लीजिए। देन विल्टिंग कोफिशिएंट, विल्टिंग का मतलब होता है प्लांट का मुरझा जाना, ठीक है। तो विल्टिंग कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल at which plant shows wilting, at which plant shows wilting, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लिखे -15 बार। अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एट विच प्लांट शोज विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब प्लांट का मुरझाना। नेक्स्ट देखिए वाटर लॉगिंग, विल्टिंग कोफिशिएंट वही है जिस पे प्लांट मुरझा जाए। बिलो विच कहोगे एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वो जो है वाटर कम हो जाता है, नहीं तो हम लोग बिलो विच कहेंगे मतलब और कम कर दो। तो -15 बार इसको हम विल्टिंग कोफिशिएंट कहते हैं जिसमें प्लांट ऑलरेडी मुरझा जाता है, इससे कम जाओगे तो होगा ही होगा। तो अगर आप -15 बार ले रहे हैं ना, इसमें भी है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट इसमें वाटर लॉगिंग, चलो वाटर लॉगिंग में लिखिए सॉइल मॉइस्चर बियॉन्ड फील्ड कैपेसिटी, सॉइल मॉइस्चर या सॉइल वाटर बियॉन्ड फील्ड कैपेसिटी, soil water beyond field capacity, also considered as physiologically dry soil, also considered as physiologically dry soil, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, और इसमें एम्स डाल दीजिए। एम्स और पुराने जो है AIPMT में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी है, विल्टिंग कोफिशिएंट, सबको टिक कर लो, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। विल्टिंग कोफिशिएंट हो गया, नेक्स्ट फील्ड कैपेसिटी हो गया, सब AIPMT के पुराने क्वेश्चन हैं और एम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं सारे। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए AIPMT या नीट डाल दो। चलो इसके बाद रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन, रूट्स के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या तो पैसिवली होगा या फिर एक्टिवली होगा। अगर रूट के थ्रू वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है यानी लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सॉइल में रूट के कंपैरेटिवली वाटर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है और इसके लिए पुलिंग फोर्स जनरेट करता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अपर साइड में वाटर ट्रांसपायर करता है ना, लॉस करता है, तो वाटर कम हो गया वो एडजेसेंट सेल से ले लेगा, ऐसे ही एडजेसेंट सेल्स अपनी एडजेसेंट सेल से ले लेंगी और सबसे लास्ट में जो रूट की सेल होगी वहां से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वाटर वहां पे कम है, वो सॉइल से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो पुलिंग फोर्स अपर साइड से जनरेट हो रहा है ना, ये जनरेट करता है ट्रांसपिरेशन। लेकिन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कब होगा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा? बोलो, हाथ खड़े करो और आंसर करो। हाँ, एटमॉस्फेरिक वाटर जब ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए, यही तो होगा ना भाई। देखो, जब ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा, कंडीशन एटमॉस्फेरिक ऑब्वियसली ऐसा होगा कि जब ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए, एट दैट टाइम वाटर विल एब्जॉर्ब एक्टिवली,
क्योंकि एक्टिवली वाटर एब्जॉर्ब करके वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है प्लांट के अंदर, इसी को कहते हैं रूट प्रेशर। तो जो भी यहाँ पर अगर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहेंगे तो ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब रूट के कंपैरेटिवली सॉइल में वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो रूट क्या करेगी, रूट में जो है वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉइल वाटर। तो सॉइल में अगर वाटर कम है तो वो क्या करेगा, ऑन द एक्सपेंस ऑफ एटीपी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन पम्प, तो उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए इसको हम लोग कहते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये कब पॉसिबल है, जब ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा तभी वाटर एब्जॉर्प्शन हाई होगा। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाए तब भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन एक्टिवली करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है। जल्दी से फटाफट आपको 2 स्टेटमेंट्स में ही लिखना है, इसको लिखो, नोट करो। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, हेडिंग डालिए, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। इसमें 2 टाइप्स आपको लिखना है। नंबर 1 पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में लिखिए water absorbed by the roots, water absorbed by the roots along concentration gradient, along concentration gradient and pulling force is generated by transpiration, and pulling force is generated by transpiration. मोसी वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब होगा, पैसिवली। ठीक है, तो इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मोसी वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली, मोसी वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली। नेक्स्ट लिखो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। चलिए एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में लिखिए वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, against concentration gradient when transpiration rate is low, when transpiration rate is low। अब आपको इसमें मैकेनिज्म नोट नहीं करनी, किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली है या फिर एक्टिवली है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर आपको थ्योरीज आप लोग पढ़ते थे वो नहीं पढ़ना है। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी हो गया, आयन एक्सचेंज थ्योरी हो गया, या डोनेंस इक्विलिब्रियम हो गया, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। आपको केवल जो है एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है अगर रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो गया है तो उसका पाथ क्या होना चाहिए रूट के अंदर। मान लो रूट है, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर रूट के अंदर जो मूव कर रहा है वो नॉन लिविंग कॉन्टेनम के थ्रू कर रहा है। नॉन लिविंग कॉन्टेनम का मतलब होता है जब इंटरसेलुलर स्पेसेस और डेड सेल वॉल ये इन्वॉल्व हो वाटर के मूवमेंट में, तो इसको हम कहते हैं नॉन लिविंग कॉन्टेनम। ठीक, तो अगर वाटर नॉन लिविंग कॉन्टेनम के थ्रू मूव कर रहा है रूट के अंदर जाइलम तक पहुंचने में, तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे एपोप्लास्टिक मूवमेंट है। या फिर क्या होगा, वाटर सेल टू सेल एंटर होता जाए और तब ये मूव करे, तो इसको कहते हैं सिम्प्लास्टिक। यानी जब भी लिविंग कॉन्टेनम के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसी का एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
यहाँ लिखिए पाथ ऑफ वाटर इन रूट्स, path of water in roots. इसमें फर्स्ट लिखिए नंबर 1 एपोप्लास्टिक मूवमेंट। इसका जो डायग्राम बनाएंगे दोनों ही डायग्राम जो है एम्स में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है इसका डायग्राम। एपोप्लास्टिक मूवमेंट चलो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में लिखिए movement of water occurs through non-living continuum, ब्रैकेट में लिखिएगा सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, हाँ सेल वॉल डेड है इसीलिए जो है यहाँ पर इसके थ्रू मूवमेंट है नॉन लिविंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट 2 लिखिए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक में सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो स्लाइटली स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि वाटर को सेल के अंदर एंटर करना है और उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्विमिंग चल रही है। तो अगर कहीं डायरेक्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है और वो मूव कर रहा है तब तो ऑब्वियसली वो थोड़ा फास्ट होगा। अगर सेल के अंदर एक सेल के अंदर एंटर करके इसको मूव करना है तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन एंडोडर्मिस तक ये मूवमेंट सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक हो सकता है, बट एंडोडर्मल सेल्स के थ्रू ये मूवमेंट हमेशा क्या होगा? सिम्प्लास्टिक। क्यों होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन है, कैस्पेरियन बैंड्स इस पे प्रेजेंट है और जब भी मूवमेंट अगर इसको एंडोडर्मल सेल के थ्रू करना है तो उसे सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, पैसेज सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। इससे ये जो मूवमेंट होगा ये मूवमेंट कैसा हो जाएगा बाद में? सिम्प्लास्टिक, ठीक है। और एंडोडर्मिस को जो है क्रॉस करने के बाद ये मूवमेंट सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक कुछ भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने डायग्राम एपोप्लास्टिक बना दिया है, लेकिन ये मूवमेंट एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? देखो एंडोडर्मल सेल तक तो मूवमेंट एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक यू कैन डिफाइन, बट थ्रू एंडोडर्मल सेल इट मस्ट बी सिम्प्लास्टिक। व्हाई? बिकॉज वाटर हैज टू एंटर इन पैसेज सेल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल व्हिच इज कॉल्ड कैस्पेरियन बैंड। अगर एंडोडर्मल सेल में आप देखेंगे तो उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन है और उसी को कैस्पेरियन बैंड कहते हैं, चाहे आउटर इनर टेंजेंशियल वॉल कह दो या रेडियल वॉल। तो ऐसा होगा ही नहीं कि वाटर साइड से सेल वॉल के थ्रू अंदर एंटर कर जाए, और एंडोडर्मल सेल में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इससे जो है यहाँ पर आपको बताना है ये पैसेज सेल के थ्रू एंटर करके तब अंदर आएगा। इससे एंडोडर्मल सेल एज अ चेक पॉइंट एक्ट करता है, ठीक है। चलो इसमें नेक्स्ट देखो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट थ्रू लिविंग कॉन्टिनम। थ्रू लिविंग कॉन्टिनम ऑब्वियसली वाटर का मूवमेंट होगा तो आप लिखिए थ्रू लिविंग कॉन्टिनम। थ्रू लिविंग कॉन्टिनम ब्रैकेट में लिखिए सेल टू सेल और थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड साइटोप्लाज्म। थ्रू ब्रैकेट में डालना है आपको थ्रू सेल टू सेल और या सेल टू सेल और थ्रू साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा
क्या किसके द्वारा अफेक्टेड किया जाता है? ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। अगर एटमॉस्फेरिक फैक्टर ड्राई हो जाए ना, बाहर मॉइस्चर कम हो जाए या विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ये जो है ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ते ही अपने आप एब्जॉर्ब होता जाएगा। एक्टिव तब होता है जब ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए, ऑब्वियसली वेदर जो है ह्यूमिड हो जाए। तो जब ह्यूमिडिटी बाहर होगी, अपने आप स्टोमेटा खुले भी रहेंगे ना, तो भी वाटर अंदर से बाहर नहीं जाएगा। उस कंडीशन में एक्टिवली वाटर एब्जॉर्ब होगा। चलो इसमें यहाँ नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। Symplastic movement is slightly slow. Symplastic movement is slightly slow. Symplastic movement is slightly slow as water has to enter. As water has to enter inside a cell. Water has to enter inside a cell. Next point लिखिए। Path of water in roots. Path of water in roots may be apoplastic or symplastic. Path of water in roots may be apoplastic or symplastic. Only up to endodermis. Only up to endodermis. But through endodermis. But through endodermis, it must be symplastic. It must be symplastic. But through endodermis it must be symplastic due to the presence of Casparian bands. Due to the presence of Casparian bands on radial and tangential wall of endodermal cell. On radial or tangential wall of endodermal cell. यानी वाटर जहाँ से एंटर कर रहा है वो एंडोडर्मिस की क्या है? पैसेज सेल है। आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है कि उसकी पैसेज सेल है, ठीक है। अभी जिसका भी एनाटॉमी रह गया है, शाम को जो एक्स्ट्रा क्लास एनाटॉमी की लग रही है, जे स्टार की लग रही है, वो साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे से पता करना होगा क्लासेस कब लग रही हैं, और उनके में भी जो कंप्लीट हो गया, अब टिश्यू सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे, जिनका छूट गया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट इसमें आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम एज इट इज एम्स में आए हुए हैं, इससे आपको एम्स डाल के इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। क्या डेलिक्विसेंट? डेलिक्विसेंट उसको कहते हैं जैसे ट्री का टाइप है ना, एक्स करंट है, डेलिक्विसेंट है, या जो है एक और टाइप क्या होता है उसका, एक्स करंट तो ऐसा है जो कॉनिकल होता है, और डेलिक्विसेंट नॉर्मल ट्री है जो अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस में है। अम्ब्रेला क्या काफ़ी डेंस है, जैसे नॉर्मल मैंगो ट्री वगैरह होते हैं। डेलिक्विसेंट का मतलब तो वो होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करके उसमें है, ऐसा केमिस्ट्री में क्या लिखते हो? डेलिक्विसेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और हाइड्रोस्कोपिक, उसको तो हाइड्रोफिलिक कह देते हैं ना, वो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है, और डेलिक्विसेंट जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसको, वो वहाँ पे टर्म होगा। यहाँ डेलिक्विसेंट का मतलब ट्री के टाइप्स पे है, एक्स करंट हो गया, डेलिक्विसेंट हो गया, या एक नाम मैं भूल रही हूँ क्या है, इस तरह से वहाँ टाइप देखते हैं आप। यानी जैसे वो है पाम्स होते हैं ना, पाम्स वो तो केवल अम्ब्रेला लाइक है, अनब्रांच है, उनका टाइप मुझे नहीं याद आ रहा, बाकी एक्स करंट तो कॉनिकल है।
कॉनिफेरस। और जो डिलिक्विसेंट होते हैं नॉर्मल ट्री है, काफ़ी डेंस और ब्रांचिंग होती है, उनको कहते हैं यहाँ तो। वहाँ हो सकता है केमिस्ट्री में टाइम यूज़ करते हो। चलो अच्छा, आप डायग्राम जल्दी से बना लो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बातें ना करें और फटाफट इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलो, ये इसमें एपिडर्मल सेल हो गई, ये रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर है, इसके बाद इसमें कॉर्टिकल सेल है, ये सब इसमें हो गई कॉर्टिकल सेल। ये हमेशा पैरेन्काइमेटस होती है, इससे इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये इसकी एंडोडर्मल सेल है, ये एंडोडर्मल सेल हो गई। इस एंडोडर्मल सेल पे कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा ठीक उसके सामने वाली सेल को आप छोड़ देंगे। मान लो ये इस पे कैस्पेरियन बैंड्स हैं, इसके बाद पेरीसाइकिल, ये इसमें पेरीसाइकिल हो गई। पेरीसाइकिल रूट में कैसी होती है, हमेशा पैरेन्काइमेटस। अब इसके बाद ये इसमें ठीक इसके सामने जहाँ पे आपने डिपोजिशन, अब पहले इधर सुन लो, ठीक इसके सामने जहाँ आपने ये डिपोजिशन नहीं दिखाया है, ये सेल क्या है, पैसेज सेल है, और इसी पैसेज सेल के सामने आपको प्रोटोजाइलम बनाना है। चलो, तो ये इसमें हो गया प्रोटोजाइलम, और अंदर की ओर मेटाजाइलम, यानी रूट में कंडीशन क्या होगी, एक्सॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया इसमें फ्लोएम, यहाँ पे ये हो गया फ्लोएम, अब अगर इसमें वाटर की एंट्री सिम्प्लास्टिक है या एपोप्लास्टिक शो करना है, मान लो एपोप्लास्टिक शो करना है, तो ये जो वाटर है वो यहाँ से मूव करता हुआ सेल वॉल के थ्रू होता हुआ, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। सब लोग इसको ध्यान से सुन लो। अगर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू वाटर का मूवमेंट है तो इसको कह देते हैं, ये कैसा हो गया, एपोप्लास्टिक। और अगर यही वाटर का मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर होता हुआ सेल टू सेल मूव करे तो इसको कहते हैं सिम्प्लास्टिक। ठीक है, तो ये वाटर का मूवमेंट सिम्प्लास्टिक हो गया और ये वाला एपोप्लास्टिक। ये हो गया इसमें एपोप्लास्टिक और ये मूवमेंट हो गया सिम्प्लास्टिक। आपको ये लेबलिंग करने को आई हुई है। ये इसमें हो गई यूनिसेलुलर रूट हेयर, यूनिसेल्युलर रूट हेयर। यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉर्टिकल रीजन है, ये कॉर्टेक्स हो गया, हमेशा पैरेन्काइमेटस होगा। देन ये एंडोडर्मल सेल, ये लेयर हमेशा सिंगल लेयर्ड होगी, एंडोडर्मिस। और पिंक कलर से जो शो कर रहा है ये कैस्पेरियन बैंड है। लेकिन ये वाली सेल इसमें क्या है, पैसेज सेल, एंडोडर्मिस में। देन पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल ये हो गया इसमें फ्लोएम और ये इसमें हो गया जाइलम।
मैं इधर डायग्राम बना दे रही हूँ, आप लोग इधर से देख लेना। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ये जो डायग्राम आपने बनाया है इसी का ये फ्लो चार्ट है। ये इसमें जाइलम हो गया, ये पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। एंडोडर्मिस में इस तरह से यहाँ पे कैस्पेरियन बैंड्स बना दीजिएगा। अब वाटर का मूवमेंट यहाँ से आपको बताना है। ये वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्टिक है। ये वाटर यहाँ पे सेल वॉल के थ्रू एंटर करता हुआ यहाँ पे आपको इस तरह से शो करना है। और अगर मूवमेंट सेम प्लास्टिक हो तो आपको इस तरह से यहाँ पे शो करना है। ये मूवमेंट इस तरह प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता हुआ तब इस तरह से यहाँ पे पहुँच जाएगा और फाइनली वाटर अप साइड में लिफ्ट हो जाएगा। दिस इज सेम प्लास्टिक। ये इसमें सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, और ये कहलाता है कैस्पेरियन बैंड। हो सकता है कि यहाँ पे आपको सेल्स के नेम दे दिए जाएं और उसका पाथ डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे नंबर्स में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो जल्दी इसको कंप्लीट करो।
चलो ये सबका कंप्लीट अब हो गया ये वाला डायग्राम या नहीं? ये वाला डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब पहले इसको सुन लो, फिर वही फ्लो चार्ट आपको उधर ड्रॉ करना है। सब लोग एकदम अभी नोट करना बंद कर दो और यहाँ सुन लो। देखो ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। रूट में जो है सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस और एपिब्लेमा, ये होगा। सेकेंड लेयर इसकी कॉर्टेक्स है, फिर थर्ड लेयर एंडोडर्मिस है। मतलब आप यहाँ हाइपोडर्मिस नहीं बनाएंगे, ठीक है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने कहा था जाइलम को कोशिश करें जनरली रेड कलर से बनाने की, क्योंकि ये सैफ्रोनिन से स्टेन होता है। लिग्निन की प्रेजेंस है, सैफ्रोनिन से स्टेन होगा। इसे पिंक या रेड कलर में बनाइए। ग्रीन कलर जो है ये फास्ट ग्रीन से, क्योंकि फ्लोएम स्टेन होगा, इसे फ्लोएम को आप ग्रीन कलर से बना दीजिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो वाटर की एंट्री एपोप्लास्टिकली हो रही है, तो वहाँ पे नॉन लिविंग कॉन्टिनम का इन्वॉल्वमेंट होगा। नॉन लिविंग कॉन्टिनम क्या है? जैसे ये रूट एयर है ना, तो यहाँ सेल वॉल के रूट एयर की वॉल के थ्रू होता हुआ ये वाटर यहाँ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से होता हुआ फाइनली एंडोडर्मल सेल तक पहुँच जाता है। ये मोमेंट एपोप्लास्टिक हो गया ना, कहीं भी इसको सेल के अंदर एंटर नहीं होना पड़ा। लेकिन जो सिम्प्लास्टिक मोमेंट है, ये वाटर यहाँ से रूट हेयर के बीच में होता हुआ सेल के अंदर एंटर करता हुआ तब यहाँ तक मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट, क्योंकि सेल इसमें इन्वॉल्व हो गई मूवमेंट में, इससे इसको यहाँ पे कह देते हैं ये मूवमेंट क्या है? सिम्प्लास्टिक है। फिर एक स्टेटमेंट आपने लिखा है, बिफोर एंडोडर्मल सेल द मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, ठीक। लेकिन थ्रू एंडोडर्मल सेल इट मस्ट बी सिम्प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि मान लो एपोप्लास्टिकली वाटर मूव कर रहा है, मान लो सेल वॉल में एंटर कर गया, फिर कहाँ मूव करेगा? यहाँ तो सेल के अंदर करना ही करना है। मान लो सेल के अंदर एंटर नहीं करता तो और कंडीशन क्या थी? वो साइड से जाता, लेकिन साइड तो सोवेरिन का डिपोजिशन है। ये फैटी सब्सटेंस है, वाटर के लिए सेल को इम्परमेबल बना देगा, यानी यहाँ से वाटर साइड से मूव कर ही नहीं सकता है। तो सेल वॉल को क्रॉस करने के बाद उसको अंदर की ओर सेल के मूव करना ही करना है। एंडोडर्मल सेल में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, इससे इसको इसके अंदर मूव करना ही करना है। और जिस सेल के थ्रू अंदर मूव कर रही है वो एंडोडर्मल सेल की क्या है? पैसेज सेल है, यानी विदाउट कैस्पेरियन बैंड, ठीक है। एंडोडर्मल सेल में ये बाहर की ओर आउटर टेंजेंशियल वॉल, इनर टेंजेंशियल वॉल, इस पे डिपोजिशन है, और ये दोनों जो रेडियल वॉल है इस पे डिपोजिशन है। इसे कभी भी जो है वो यहाँ पर एंडोडर्मल सेल ये वाटर बिना एंडोडर्मल सेल के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता है, उसको पैसेज सेल के अंदर एंटर करना होगा। उसके बाद है वो एपोप्लास्टिक चाहे सिम्प्लास्टिक हो जाए, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये सबको समझ में आ गया, सेम यही जो है आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया गया है कि अगर एपोप्लास्टिक मूवमेंट चल रहा है, पहली बात तो ये जो सेल मेम्ब्रेन लिखा है ये रॉन्ग है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको वही नोट करना है। भाई अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई वाटर अंदर एंटर कर गया तो सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग है, ये कभी भी एपोप्लास्टिक हो ही नहीं सकती है। लेकिन एनसीईआरटी में यही दिया तो आपको यही पढ़ना है, अदरवाइज ये सेल वॉल हो ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जब सेल वॉल के थ्रू होता हुआ इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होता हुआ वाटर यहाँ तक मूव कर गया, तो अब कैस्पेरियन बैंड प्रेजेंट है, इससे इसको अंदर एंटर करना है और वापस से फिर से जो है सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जाइलम में चला गया। यहाँ जो है ये एपोप्लास्टिक है। अब सिम्प्लास्टिक क्या है? डायरेक्ट जो है सेल के अंदर एंटर करती हुई जो है वो वाटर सीधे जाइलम में पहुंच गया, तो ये मोमेंट कैसा हो गया? सिम्प्लास्टिक। जाइलम के लिए आपने सिंगल वॉल से दिखाया है, यहाँ पे कोई डबल लेयर नहीं दिखाई, जैसे यहाँ आपने डबल लेयर दिखाई है। रीजन बता सकते हो क्यों? वहाँ आपने डबल लेयर ऐसे क्यों नहीं बनाई जैसे यहाँ डबल लेयर है? हाँ तो बिल्कुल सही है। चलो बताओ कहाँ डबल लेयर नहीं है? मैं कह रही हूँ है ही नहीं, इसमें ढूंढना थोड़ी है आपको। मैं ये कह रही हूँ डबल लेयर से इसको नहीं शो किया गया है, यहाँ डबल लेयर नहीं है। अब कहाँ डबल लेयर दिख रही है? कहाँ है? ऐसा थोड़ी है, मैं कह रही हूँ यार डबल लेयर है ही नहीं। आपको बताना है क्यों नहीं बनाई गई है डबल लेयर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जाइलम पे लिग्निन का डिपोजिशन है और लिग्निन के डिपोजिशन से वो पूरी डेड हो गई है, तो आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाना ही नहीं है। समझ में आया नालायक को? पूरा एनाटॉमी पढ़ लिया है लेकिन अभी उसको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलो मेरे ख्याल में आप समझ में आ गया है। चलो तो ये जो है यहाँ पे आपको सिंगल लेयर बनाना है,
यहाँ तक, यानी रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, जाइलम तक पहुंचा और यहाँ से अप साइड में लिफ्ट हो गया। तो ये जो मूवमेंट है ये एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक हो सकता है, बट थ्रू एंडोडर्मिस इट मस्ट बी सिम्प्लास्टिक, दैट्स व्हाई एंडोडर्मिस इज कंसीडर्ड एज चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट का काम करता है क्योंकि सारा सुबराइज लेयर है, ठीक है। तो सुबराइज लेयर होने के कारण वो अंदर नहीं बनाएगा और यही एंडोडर्मल सेल वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर टिश्यूज के बीच में वाटर टाइट जैकेट बना देता है, ठीक। चलो इसमें किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछो। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया है। अब जल्दी से इसको कंप्लीट करो, 1 मिनट के अंदर इसको फिनिश कर दो। चलो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखो। Loss of water in the form of vapors, loss of water in the form of vapors from aerial parts of a plant. Loss of water in the form of vapors from aerial parts of a plant. It is of three types. The first one is stomatal transpiration, यानी जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है लगभग 50 to 98% जो है ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगा। और ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होते हैं? स्टेम एंड लीव्स। अगर यंग स्टेम है तो यंग स्टेम पे भी होगा और लीव्स पे होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है स्टेम एंड लीव्स, इन पे स्टोमेटा है और ये ट्रांसपिरेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन लेंटिसिस के थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, तो क्यूटिकल के थ्रू भी होता है। भाई जहाँ पर स्टोमेटा नहीं है, जहाँ पर लेंटिसिस नहीं है, वहाँ नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन है। अगर थिन क्यूटिकल है तो अपने आप यहाँ से भी वाटर लॉस होगा, तो इसको हम कह देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो 3 to 10% होता है, लेकिन अगर प्लांट हर्बेशियस है तो वहाँ पर ये ट्रांसपिरेशन अप टू 50% भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही नोट करना, लिखो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 3 to 10%, ब्रैकेट में लिखिएगा अप टू 50% इन हर्बेशियस प्लांट, अप टू 50% इन हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस प्लांट्स। नेक्स्ट इसमें लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिसिल्स क्या होते हैं? स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क नॉट बार्क। यहाँ आपको बताना है स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क। कॉर्क के अंदर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड लेंटिसिल्स व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं, तो चाहे स्टेम हो या फिर रूट हो, सब जगह लेंटिसिल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन केवल स्टेम से होगा। तो ये लेंटिसिल्स फ्रूट्स में भी होते हैं, नॉर्मल जो पोर प्रेजेंट है उनको लेंटिसिल्स कहा जाता है। तो ये जो लेंटिसिल्स हैं ये फ्रूट्स में भी हैं और स्टेम में भी हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिखो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इट इज अबाउट 0.1 to 1%, और इसमें इन्वॉल्व होगा फ्रूट्स एंड स्टेम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में। ऐसी लीफ जिसमें स्टोमेटा केवल अपर सरफेस पे हो, इसको एपिस्टोमेटिक लीफ कहते हैं, है ना। पहले हेडिंग डालो स्टोमेटा। स्टोमेटा चलो सुन लो, अभी आप लोगों ने प्लांट एनाटॉमी पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है स्टोमेटा जो होते हैं ये एपिडर्मस सेल के ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसमें गार्ड सेल्स होती है और सब्सिडियरी सेल्स है।
गार्ड सेल्स होती है जनरली किडनी शेप या बीन शेप होगी, लेकिन जितने यहाँ ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर हैं मोनोकॉट, उनमें ये जो है डबल शेप होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अगर लीफ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कहा जाए तो अगर लीफ की केवल अपर सरफेस पे हो दिस इज कॉल्ड एपिस्टोमेटिक लीफ। अगर लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा है तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ। अगर दोनों सरफेसेस पे इक्वल नंबर में हो तो एम्फीस्टोमेटिक। अगर फ्यू स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाइपोस्टोमेटिक, है ना। थोड़े बहुत स्टोमेटा अगर अपर एपिडर्मिस में है तो भी इसको जो है यहाँ पे हाइपोस्टोमेटिक कहा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टोमेटा का है लीफ की लोअर सरफेस में है। और अगर यहाँ स्टोमेटा लीफ में हो ही ना, इसको कहते हैं एस्टोमेटिक लीफ। तो जो एपिस्टोमेटिक लीफ है ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में है, जैसे कि यहाँ पे लोटस हो गया, निम्फिया हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, ये सारा आ जाएगा। अगर हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं हम, तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ में मोस्टली डाइकॉट्स हैं, एम्फीस्टोमेटिक लीफ में मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। इसके अलावा जितने सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं वहाँ पे स्टोमेटा नहीं होगा। ठीक है, अब स्टोमेटा में जो है आपको एक चीज मैंने बताया था, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो नाइट में ओपन और डे में क्लोज हो, स्कोटो एक्टिव है और इससे वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट ज़्यादा है, मैक्सिमम ओपनिंग होगी, इससे उसमें जो है वाटर लॉस ज़्यादा है। लेकिन अगर नाइट में स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो उससे वाटर लॉस कम होगा। भाई देखो, स्टोमेटा अगर खुला भी है तो भी वाटर को अंदर से बाहर डिफ्यूज होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो चाहिए ना। बाहर मॉइस्चर है तब भी अगर गार्ड सेल्स ओपन है तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। सेल के अंदर अगर वाटर ज़्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो कम हो, तभी जो है वो बाहर डिफ्यूज करेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि स्टोमेटा ओपन है तो भी वहाँ से ट्रांसपिरेशन हो। ये बात समझ आ रही है? चलो, इसके बाद जो है यहाँ पर आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया है। एक बार ड्रॉ आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ करना है। ड्रॉ करने के बाद तब इसकी सीधे मैकेनिज्म बताते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर रखा है। जितने भी जहाँ पर भी स्टोमेटा डीपली एम्बेडेड हो, यानी संकन स्टोमेटा, ये ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। तो ये आप लोगों को फैक्टर्स में नोट कर लेना है। चलो, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर फास्ट बना लो यहाँ। और सारे स्टोमेटा जो सारे स्टोमेटा के जितने भी सेल्स हैं सब मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है। इसके बाद इसमें बाहर की ओर जो है ये सब्सिडरी सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ये क्लोरोप्लास्ट है और सेंटर में न्यूक्लियस। इसके अलावा इस पे इस तरह के रेडियल बैंड्स होते हैं अल्फा सेल्यूलोज के, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को फैसिलिटेट करते हैं। चलो, इसको लिखो, ये सब्सिडरी सेल्स हैं। सब्सिडरी सेल्स, ये गार्ड सेल है, किडनी शेप और बीन शेप। किडनी शेप गार्ड सेल्स ये इसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जिसको लगे ज़रूरत है ड्रॉ करने की वो ड्रॉ करे, अदरवाइज एनाटॉमी में आप ड्रॉ कर चुके हैं। चलो, ये आउटर थिन वॉल एंड इलास्टिक, आउटर थिन एंड इलास्टिक वॉल। ये वाली लेयर अंदर से यहाँ तक की लेयर, ये दोनों जो है इसको आप लिखेंगे इनर थिक वॉल। इनर थिक वॉल। बाकी ये जो है रेडियल बैंड्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोज।
रेडियल बैंड ऑफ अल्फा सेल्यूलोज। चलो ये इसको नोट कर लो और एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दीजिएगा नीट डाल के। यहाँ पे लिखिएगा स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ओपन इन नाइट, present in succulent xerophytes। succulent xerophytes में इसका मतलब ये है जिसमें लीफ क्या हो, succulent हो, fleshy हो, due to the presence of mucilage। ठीक है, तो succulent xerophytes। बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो। हाँ, हाथ खड़े करो, जिसका अपना पॉइंट हो, कोई प्रॉब्लम हो वो हाथ पहले खड़ा करे। मैंने कहा ना हाथ खड़े करो। बैठ के आराम से चिल्लाते रहते हो। जिसको भी प्रॉब्लम है वो हाथ खड़ा करे। हाँ, नहीं वो नहीं बताना है, इसको कर लो। चेक करके बताओ कितना टाइम है अभी। चलो ये हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, प्लस कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में आपको यहीं तक लिखना है, सिर्फ डायग्राम आप बना लो। या एक पॉइंट सुन लो, ये डायग्राम आपने बनाया है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है इनर वॉल थिक हो और आउटर वॉल थिन हो, ताकि जब सेल टर्जिड हो जाए तो ये स्वेलअप होगा बाहर की ओर और उसी वॉल का टेंशन क्रिएट होगा अंदर की साइड, स्टोमेटा ओपन। और इसी तरह से अगर वो वाटर लॉस कर जाए
तो यहाँ पे फिर से श्रिंक होगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए।